इंडिया, रंगों से भरा देश, पुरानी परंपराएं और अनगिनत संभावनाएं। यहीं पर 20वीं सदी के उथल-पुथल के बीच एक अद्भुत कहानी शुरू हुई। ये कहानी है उद्योग, नवाचार और एक देश के सपनों के प्रति अटूट समर्पण की। ये कहानी है रतन टाटा की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने न सिर्फ एक विरासत पाई, बल्कि उसे एक नए युग के लिए फिर से परिभाषित किया। उनके पूर्वज जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा ग्रुप प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा। स्टील से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक इसकी पहुंच भारतीय जीवन के हर कोने तक थी। पीढ़ियों के पसीने और मेहनत से बनी ये विरासत रतन टाटा के लिए एक जिम्मेदारी और प्रेरणा दोनों बन गई। उन्होंने इसे शांत गरिमा के साथ आगे बढ़ाया, इसे अपने दूरदर्शी नेतृत्व से आकार दिया। 1937 में जन्मे रतन टाटा का बचपन विशेषाधिकार और उथल-पुथल दोनों से भरा रहा। उनके माता-पिता के अलग होने का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन इसने उनमें सहानुभूति और लचीलापन भी पैदा किया। आने वाले वर्षों में ये गुण उनके बहुत काम आने वाले थे। रतन ने छोटी उम्र से ही एक तेज बुद्धि और ज्ञान की प्यास दिखाई। उन्होंने अपनी पढ़ाई में पहले मुंबई के प्रतिष्ठित कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कॉर्नेल से उनकी आर्किटेक्चर की डिग्री ने न केवल उनकी कलात्मक संवेदनाओं को, बल्कि समस्या समाधान के प्रति उनके सूक्ष्म दृष्टिकोण को भी आकार दिया। 1962 में लॉस एंजल्स में एक आर्किटेक्ट के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद रतन टाटा पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने के लिए भारत लौट आए। उनका आगमन धूमधाम या विशेषाधिकार से नहीं हुआ। उन्होंने सबसे निचले पायदान से शुरुआत की। टाटा स्टील की दुकान के फर्श पर काम करते हुए जमीनी स्तर से रस्सियां सीखी। ये व्यावहारिक अनुभव अमूल्य साबित होगा। इसने उन्हें कंपनी के संचालन, इसकी चुनौतियों और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लोगों की गहरी समझ दी। उन्होंने कड़ी मेहनत, अनुशासन का मूल्य और प्रत्येक कर्मचारी के साथ उसके पद की परवाह किए बिना सम्मान के साथ पेश आने का महत्व सीखा। रतन टाटा का रैंकों के माध्यम से उदय स्थिर था, लेकिन चुनौतियों के बिना नहीं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही अपनी योग्यता साबित करनी शुरू कर दी थी। उन्हें कुछ वर्गों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो उनके आधुनिक विचारों और वैश्विक दृष्टिकोण पर संदेह करते थे। उनके विचार पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग थे, जिससे उन्हें कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा। उनकी पहली बड़ी परीक्षा 1981 में हुई, जब उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि कंपनी उस समय कई समस्याओं से जूझ रही थी। कंपनी संघर्ष कर रही थी और कई लोगों को इसे पलटने की उनकी क्षमता पर संदेह था। कर्मचारियों में असंतोष था और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। लेकिन रतन टाटा चुनौती से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने दृढ़ संकल्प और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने साहसिक सुधारों को लागू किया, कंपनी का पुनर्गठन किया और नवाचार और दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने नई रणनीतियों को अपनाया और बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उनके प्रयासों का फल मिला और टाटा इंडस्ट्रीज लाभप्रदता पर लौट आई, जिससे कर्मचारियों और निवेशकों में विश्वास बहाल हुआ, जिससे उनके आलोचकों को चुप कराया गया और टाटा समूह के भीतर उन्हें एक ताकत के रूप में स्थापित किया गया। उनकी सफलता ने उन्हें न केवल एक कुशल नेता के रूप में, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में भी स्थापित किया। 1991 में J.R.D. टाटा, रतन के चाचा और भारतीय उद्योग जगत की एक महान हस्ती, ने टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। रतन टाटा स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उन्हें एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला, लेकिन एक तेजी से बदलती दुनिया की वास्तविकताओं से जूझ रहा था। रतन टाटा ने बदलाव की जरूरत को पहचाना। उन्होंने एक ऐसे टाटा समूह की कल्पना की जो न केवल कंपनियों का एक संग्रह था, बल्कि एक वैश्विक शक्ति थी।
जो नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित थी। उन्होंने गैर प्रमुख व्यवसायों से अलग होकर और सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल जैसे विकास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समूह को बदलने के बारे में निर्धारित किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक विस्तार की एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की। यह यात्रा केवल व्यापारिक विस्तार नहीं थी, बल्कि एक दृष्टिकोण था जो भारतीय व्यापार को विश्व मंच पर स्थापित करने का था। वह समझते थे कि विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए समूह को भारत की सीमाओं से परे सोचने की जरूरत है। यह सोच उन्हें अन्य व्यापारिक नेताओं से अलग बनाती थी। 2000 में उन्होंने ब्रिटिश आइकन टेटली टी के अधिग्रहण की योजना बनाई, जो एक ऐतिहासिक कदम था, जिससे टाटा ग्लोबल बेवरेजेस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई। यह अधिग्रहण न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह भारतीय कंपनियों के लिए एक प्रेरणा भी बना। यह एक साहसिक कदम था जिसने टाटा समूह को एक वैश्विक खिलाड़ी बनाने के रतन टाटा के इरादे का संकेत दिया। यह कदम दिखाता है कि कैसे एक दूरदर्शी नेता अपने समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इसके बाद 2007 में कोरस स्टील और 2008 में जगुआर लैंड रोवर सहित अन्य रणनीतिक अधिग्रहणों का सिलसिला चला। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह की वैश्विक पहचान को और मजबूत किया। कोरस स्टील का अधिग्रहण टाटा समूह के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने उन्हें वैश्विक इस्पात उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। और 2008 में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण, जिसने टाटा मोटर्स को एक प्रीमियम ऑटोमोबाइल निर्माता के रूप में स्थापित किया। इन अधिग्रहणों ने न केवल टाटा समूह के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया, बल्कि भारतीय व्यापारिक समुदाय के लिए एक नई दिशा भी निर्धारित की। बल्कि रतन टाटा की चतुर व्यावसायिक कौशल और अवसरों को पहचानने की उनकी क्षमता का भी प्रदर्शन किया। जहां दूसरों ने केवल चुनौतियां देखी, यह उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व का प्रमाण है। रतन टाटा ने दिखाया कि कैसे एक सच्चा नेता चुनौतियों को अवसरों में बदल सकता है और अपने समूह को वैश्विक मंच पर स्थापित कर सकता है। यह उनकी अडिग प्रतिबद्धता और साहस का परिणाम था। रतन टाटा का दृष्टिकोण मुनाफे और शेयरधारक मूल्य से परे था। उनके लिए व्यवसाय केवल लाभ कमाने का साधन नहीं था, बल्कि समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता भी था। उनका मानना था कि व्यवसायों का समाज को वापस देने, कम भाग्यशाली लोगों के जीवन को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि कंपनियों को अपने सामाजिक दायित्वों को नहीं भूलना चाहिए। ये मान्यता टाटा के लोकाचार में गहराई से समाई हुई थी, जो उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही थी। टाटा परिवार ने हमेशा समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी है और रतन टाटा ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई सामाजिक पहलों का समर्थन किया। उनके प्रयासों ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक टाटा ट्रस्ट की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, जो एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रहा है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने अनगिनत परियोजनाओं को समर्थन दिया है, जो समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाती हैं। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। उनकी नीतियों और पहलों ने न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मिसाल कायम की है और टाटा समूह की प्रतिष्ठा को एक ऐसी कंपनी के रूप में मजबूत किया जो केवल मुनाफे से कहीं अधिक की परवाह करती है। यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।